Hello dear students, a very warm welcome here on the ongoing YouTube revision series of CA Foundation जिसका टारगेट है हर सब्जेक्ट का हर टॉपिक हर सब टॉपिक करना। दैट्स वाई द नेम कर हर मैदान फतेह, राइट। तो क्या है गोल हमारा गोल है इस बार अब की बार कैफ पार, राइट। तो उसके लिए आप लोगों को याद रखना है डियर स्टूडेंट कि आपके पास एक डेली टारगेट होना चाहिए। अभी तक हम हमारे रिवीजन सीरीज़ में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लीनियर इनइक्वालिटीज, सीक्वेंस एंड सीरीज रिवाइज कर चुके हैं और आज हम करने वाले हैं सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, जो कि ओवरऑल कितने मार्क्स का है, जो कि ओवरऑल अगर हम देखें तो 3 to 4 क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो 3 to 4% आप मान के चल सकते हैं कि आपके पेपर में से आएगा। और सेट, रिलेशन एंड फंक्शन की सबसे अच्छी बात यह है कि ये ज़्यादा टाइम नहीं लेते, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। आपको कॉन्सेप्ट समझना है, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझ लो और फिर डोमेन, रेंज, यूनिवर्सल, सेट दिस, सेट दैट, सेट, तो आप बहुत इजीली इस चैप्टर में स्कोर कर सकते हो। तो काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर है ये, तो उसके लिए आपको याद रखना है। फिर मैं बार बार रोज़ याद दिलाती हूँ बच्चे लोग, अब आप लोगों का जो टाइम है वो बहुत कम बचा है, 1 महीने से भी थोड़ा सा कम टाइम है अब आपके पास। तो आपको बहुत गोल ओरिएंटेड, एग्ज़ाम ओरिएंटेड तैयारी करना है। रोज़ का आपको टारगेट मालूम होना चाहिए कि मैं आज क्या रिवाइज करने वाला हूँ, मेरा क्या बचा है। ठीक है, तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन। तो सबसे पहले मैं सेट्स की बात कर लूँ तो सेट्स में हम लोग ने क्या क्या कवर करा। सेट्स में आपको पढ़ना होगा नंबर ऑफ सेट्स, सेट्स क्या होते हैं, सेट कैसे समझा था हमने इसे क्लासरूम में। सेट्स क्या होते हैं, अ वेरी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। अगर मेरे पास कुछ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं तो मैं उसे क्या कहती हूँ, मैं उसे सेट कहती हूँ। जैसे कि प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट, है ना, जितने भी प्लेयर्स होंगे वो पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड वालों के लिए वेल डिफाइन है, सबके लिए वही के वही 11 प्लेयर्स होते होंगे। ठीक है, तो वो हमारा सेट कहलाता था। जैसे अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ, माय फेवरेट नॉवल। ठीक है, अगर मैं बोलूँ माय फेवरेट नॉवल तो मेरे लिए फेवरेट नॉवल अलग होगी, आपके लिए फेवरेट नॉवल आपकी अलग होगी। ठीक है, अगर आप नॉवल रीड करते होंगे तो। ठीक है, तो ऐसा कुछ हमारे पास है, तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है, तो वो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसका मतलब वो सेट नहीं होगा। तो व्हाट इज सेट, हमारे पास कुछ एलिमेंट्स होते हैं और वो एलिमेंट्स अगर वेल डिफाइन होंगे तो हम उसे सेट कहते हैं। अब उस सेट में हम और क्या क्या पढ़ते हैं, हम सेट्स में पढ़ते थे यूनियन। ठीक है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में क्या होगा, जितने एलिमेंट्स होंगे सेट ए और सेट बी में वो आ जाएंगे। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में हम कैसे डिनोट करते थे, ए इंटरसेक्शन बी, इसमें क्या होगा, जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे दोनों सेट में वो आ जाएंगे। फिर उसके बाद हम देखते थे सबसेट। सबसेट एक ए सेट होगा, उसी के कुछ एलिमेंट्स अगर मैं लिख दूंगी एक सेट बी में तो उसे मैं सबसेट कहती थी। और एक अगर ए सेट है उसमें 3 एलिमेंट्स हैं तो सबसेट कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 3 दैट इज 8। तो एक अगर सबसेट है तो उसमें टोटल कितने सबसेट्स आप बना सकते हो, आप 2 की पावर n सबसेट्स बना सकते हो। उसी तरीके से प्रॉपर सबसेट भी एग्जाम में पूछा जाता है। प्रॉपर सबसेट क्या होता था, अगर 2 की पावर n सबसेट्स बना रहे हैं तो 2 की पावर n -1 प्रॉपर सबसेट्स हम बनाएंगे। और अगर मैं रिलेशन की बात करती थी बच्चा, रिलेशन में क्या होता था, मेरे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट बनता था, एक सेट ए होता था एक सेट बी होता था। तो कभी पूछें रिलेशन में कितने कितने रिलेशन बना सकते हैं, तो 2 की पावर p इंटू क्यू। कार्टेशियन प्रोडक्ट फिर आपको समझना पड़ेगा, ए क्रॉस बी, धीरे धीरे मैं सबके क्वेश्चंस आपके कराऊंगी। फिर हमारे पास है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, ए यूनियन बी का डैश क्या हो जाएगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, इसी का कन्वर्स भी पॉसिबल है। फिर अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछे हों ए यूनियन बी में तो हम कैसे फाइंड करते हैं, एन ए प्लस एन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इस तरीके के क्वेश्चंस को हम वेन डायग्राम से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ इतना काम नहीं आता, ये सारे फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए, लेकिन हम ये वेन डायग्राम के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है रिलेशन। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, रिलेशन। रिलेशन में मेरे पास कितने टाइप्स के रिलेशन होते हैं। रिलेशन क्या होता है, एक रिलेशन मेरे पास होगा कि एक प्रॉपर सेट में से ही हम कुछ ना कुछ रिलेशन बना देंगे। जैसे कि मैं बोलूँ y इज इक्वल्स टू 2x है, y इज इक्वल्स टू 2x है, y इज इक्वल्स टू ऑड नंबर्स हैं, y इवन नंबर्स हैं, तो एक ओवरऑल सेट में से मैं एक सबसेट निकाल दूंगी तो वो मेरा क्या हो जाएगा, वो मेरा रिलेशन हो जाएगा। अब रिलेशन कितने टाइप के हैं आपको डिफाइन, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव रिलेशन है और इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब ऑल,
जहाँ पे जितने भी रिलेशंस अगर हमारे पास हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, अगर कोई रिलेशन ये तीनों होगा तो वो क्या होता है, वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। अब रिफ्लेक्सिव समझ लेते हैं सबसे पहले। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन में सारे डबलेट्स आ जाते हैं, याद है, सारे डबलेट्स आ जाते हैं, क्लासरूम में हमने ऐसे ही पढ़ा है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज व्हाट, जिसमें सारे डबलेट्स आ जाएं। जैसे कि मान लो मेरे पास एक कोई सेट है 1 2 3, अब इससे मैं एक रिलेशन मैंने निकाला, तो इस रिलेशन में क्या होने चाहिए, सारे डबलेट्स होना चाहिए, दैट इज़ 1 1 2 2 एंड 3 3। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव मतलब सारे डबलेट्स होना चाहिए। और इसे ऐसे मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, A बिलोंग्स टू आर, ए बिलोंग्स टू आर, ए समझ में आ रहा है ना, सेम ही चीज़ है, सेम ही चीज़ है, तो ये आपका हो जाएगा रिफ्लेक्सिव। इसी तरीके से सिमेट्रिक देख लो, सिमेट्रिसिटी क्या होता है, अगर ए को ऐसे अपन बीच में से यूँ कट करेंगे तो सिमेट्रिक है ना, जितना इधर उतना इधर, उसी को हम सिमेट्रिक कहते हैं, उल्टा पुल्टा ऐसे भी समझ सकते हैं। तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है कि अगर मेरा एक रिलेशन है उसमें अगर 1 2 है तो 1 2 का उल्टा क्या होगा, उल्टा पुल्टा। 1 2 का उल्टा क्या होगा, 2 1, तो 2 1 भी होना चाहिए। तो इसे मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, अगर A B रिलेशन में है तो B A भी रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा क्या कहता है, ये हमारी प्रॉपर्टी है, टाइप ऑफ रिलेशन है सिमेट्रिक रिलेशन। फिर उसके बाद है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन भी थोड़ा ध्यान रखो, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है, अगर मेरे पास एक सेट है 1 2, ठीक है, एक और 2 से स्टार्ट होता हुआ अगर मेरे पास कोई सेट है, जिसे ले लें 3 4, ठीक है, सॉरी 2 4, मेरे पास एक सेट था 1 2, फिर 2 से स्टार्ट होता हुआ एक और सेट था 2 4। तो एज पर दिस टाइप ऑफ रिलेशन, तो ये कहते हैं कि अगर आपके पास 1 2 रिलेशन में है, 2 4 रिलेशन में है, तो ये कंपल्सरी है कि 1 4 भी रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है, ये क्या कहलाती है, ये हमारी कहलाती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। देखो, अगर A B है, B C है, तो A C भी रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा है ट्रांजिटिव। तो याद रहेगा, रिफ्लेक्सिव सारे डबलेट्स, सिमेट्रिक उल्टा पुल्टा, और ट्रांजिटिव में क्या होगा, A B है, B C है, तो A C भी होना चाहिए, ये हमारा है ट्रांजिटिव। इसके बाद है इक्विवेलेंस रिलेशन। अब एक रिलेशन जो सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो और रिफ्लेक्सिव भी हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, याद रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या देखते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन याद करो, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के लिए 2 बातें आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो 2 बातें क्या हैं, ध्यान दो। पहली बात, हम समझने जा रहे हैं कि फंक्शन क्या होता है। ठीक है, हम समझना चाह रहे हैं कि फंक्शन क्या होता है। ठीक है, फंक्शन सेट के हिसाब से, सेट रिलेशन फंक्शन में अगर हम बात करें तो मान लो मेरे पास दो सेट दिए हैं। एक सेट दिया है मुझे 1 2 3 4, एक सेट दिया है मुझे 5 6 7। ठीक है, तो इससे आप कुछ ऑर्डर्ड पेयर बनाओगे, उससे आप कुछ ऑर्डर्ड पेयर बनाओगे। अब लेट्स से आपने ऑर्डर्ड पेयर बनाया 1 5 2 6 3 7। एक आपने ऑर्डर्ड पेयर बनाया 1 5 2 6 3 7 4 7। एक और आपने ऑर्डर्ड पेयर बनाया, लेट्स से 1 5 1 6 2 6 2 7। ठीक है, अब इनको ध्यान से देखो, फंक्शन की दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फंक्शन में आपको याद रखना है, पहले हम थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में पहला एलिमेंट देखो, फर्स्ट एलिमेंट पहले वाले ऑर्डर्ड पेयर का, सेकंड वाले ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम है। तो फंक्शन में कभी भी फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होता, तो ये मेरा फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब फर्स्ट वाले की बात करते हैं। अब फर्स्ट वाला ध्यान से देखो, फर्स्ट वाले में आप देखोगे सेट ए में कितनी चीज़ें थी, 1 2 3 4। तो इसमें 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, पर यहाँ पे 4 की कोई इमेज नहीं है, 4 की कोई इमेज नहीं है। ठीक है, तो ये भी फंक्शन नहीं होगा। बात समझ में आ रही है। एक फंक्शन क्या होता है, एक फंक्शन हमारा एक ऐसे ऑर्डर्ड पेयर है जिसका फर्स्ट एलिमेंट कभी भी सेम नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, जितने भी एलिमेंट सेट ए में हैं, एलिमेंट सेट ए में हैं, उन सब की कुछ ना कुछ इमेज होनी चाहिए।
तभी वो हमारा फंक्शन कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो 1 की भी इमेज है, 2 की भी इमेज है, 3 की भी इमेज है, 4 की भी इमेज है, तो ये फंक्शन है। अब एक और बात याद रखते हैं, x की वैल्यू कभी भी सेम नहीं हो सकती, पर y की वैल्यू सेम हो जाएगी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका फंक्शन कहलाता है। अब टाइप्स ऑफ फंक्शन कैसे होते हैं, मेरे फंक्शन बहुत तरीके के होते हैं। जैसे कि फर्स्ट हमने देखा 1 1 फंक्शन। फर्स्ट हमें क्या दिख रहा है, 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन में क्या होगा, x की एक वैल्यू के लिए y की एक वैल्यू होगी। जैसे कि देखो यहाँ पे 1 प्री इमेज है, ये 1 प्री इमेज है, और 1 की इमेज क्या है, 1 की इमेज है 3। ठीक है, 2 मेरा प्री इमेज है, और 4 मेरा क्या है, 4 मेरी इमेज है। तो एक प्री इमेज के लिए एक इमेज होगी, तो वो मेरा फंक्शन कहलाएगा 1 1। अब इस तरीके से मैनी वन मतलब एक से ज़्यादा प्री इमेजेस मेरे पास होंगी, लेकिन इमेज कितनी होगी, इमेज होगी एक, तो मेरा ये होगा मैनी वन फंक्शन। इसी तरीके से इनटू फंक्शन का मतलब क्या होता है, इनटू फंक्शन का मतलब होता है मेरे पास x के जितने एलिमेंट्स होंगे, उनकी कुछ ना कुछ इमेज तो बन रही है, पर y के कुछ एलिमेंट इमेज नहीं है। जैसे कि 4 देखो, 4 किसी की भी इमेज नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, इनटू फंक्शन। मतलब y सेट में जितने एलिमेंट्स हैं उसमें से एक आध सेट ऐसा होगा जिसकी कोई इमेज नहीं होगी। अब इसके बाद आते हैं ऑन टू फंक्शन में का मतलब याद रखो, ऑल इमेजेस, बस इतना से याद रख लो, ऑल इमेजेस मतलब जितने एलिमेंट्स बी सेट में होंगे वो सब के सब इमेजेस होंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई इमेज ना हो, तो वो क्या कहलाता है, ऑन टू फंक्शन। उसके बाद कांस्टेंट फंक्शन बहुत ही इजी है। कांस्टेंट फंक्शन एक्स के सेट में जितने भी एलिमेंट्स थे उन सब की सेम इमेज होगी, तो वो क्या कहलाएगा, कांस्टेंट फंक्शन। इसके बाद आइडेंटिटी फंक्शन मतलब डबलेट्स वाला। ठीक है, 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 3, 4 की इमेज 4, तो आइडेंटिटी फंक्शन में क्या होगा, यही आपकी प्री इमेज होगी। ठीक है, यही आपकी प्री इमेज होगी और एक्स ही आपकी इमेज होगी, तो सेम। ठीक है, यहाँ पे इमेज और प्री इमेज, ठीक है, सेम है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कांस्टेंट फंक्शन में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की एक इमेज है, तो सेम इमेज। कैसे याद रखो, सेम इमेज। कांस्टेंट को कैसे याद रखोगे, सेम इमेज। फिर आया ऑब्जेक्टिव ऑन टू फंक्शन। ऑन टू मतलब सर्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, सर्जेक्टिव का मतलब एक ऐसा फंक्शन जिसमें ऑल इमेजेस बन रही हों। ऑल इमेजेस मतलब बी सेट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब की कुछ ना कुछ इमेज बन रही है। फिर आता है इनटू फंक्शन, नॉट ऑल इमेजेस, बी सेट में जितने एलिमेंट्स दिख रहे हैं हो सकता है एक आध एलिमेंट इमेज ना हो। और 1 1 फंक्शन और मैनी वन फंक्शन तो बहुत इजी है। ठीक है, तो ये हमारे टाइप्स ऑफ फंक्शन रह गए। इसके बाद होता है मेरा इन्वर्स फंक्शन। ठीक है, इसके बाद मेरा होता है इन्वर्स फंक्शन। एक इन्वर्स फंक्शन क्या फंक्शन होता है, ठीक है, अगर मेरे पास कोई एक फंक्शन है f ऑफ x, तो उसका इन्वर्स फंक्शन मेरे पास होता है f इन्वर्स x। ठीक है, f इन्वर्स x, जैसे कि कोई मेरे पास फंक्शन था 2, 4, तो उसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, 4, 2। ठीक है, अब इन्वर्स फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जाने कितनी बार आया है, तो इसका सेट ऑफ स्टेप्स है वो आप याद रखो। सबसे पहले आप क्या करोगे, जो आपको फंक्शन दिया होगा f ऑफ x उसे आप y के इक्वल रखोगे। ठीक है, फिर सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप है आप x की वैल्यू फाइंड कर लोगे। पहली स्टेप जो भी फंक्शन दिया है उसे y के इक्वल रखोगे। सेकंड स्टेप आप क्या फाइंड कर लोगे, x की वैल्यू फाइंड कर लोगे। और उसके बाद x की वैल्यू फाइंड करने के बाद जहाँ पे भी आपको x दिख रहा होगा उसको आप किससे रिप्लेस कर दोगे, y से रिप्लेस कर दोगे, तो आपको अपना इन्वर्स फंक्शन मिल जाएगा। ठीक है, आपको अपना इन्वर्स फंक्शन मिल जाएगा। तो अब जल्दी से हम चलते हैं, फटाफट चलते हैं क्वेश्चंस पे। तो सबसे पहले हम करते हैं जून 2022 के कुछ क्वेश्चंस। क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं जून 2022 के कुछ क्वेश्चंस। देखो क्या कह रहे हैं, 2 फाइनाइट सेट्स हैव m(n) एलिमेंट्स। मेरे पास 2 सेट्स हैं, मान लो मेरे पास एक सेट है A और एक सेट है B। ठीक है, तो सेट A में कितने एलिमेंट्स हैं, m एलिमेंट्स हैं, और सेट B में कितने एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट्स हैं। द टोटल नंबर ऑफ सब सेट ऑफ द फर्स्ट सेट के जितने सबसेट्स हैं, इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेकेंड सेट। फर्स्ट सेट के जितने सबसेट हैं
और सेकंड सेट के जितने सबसेट हैं अगर मैं उनको माइनस करूं तो मुझे कितना मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए 56। ये आपका क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट इन द फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन, ऐसे भी लिख सकते हो, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट इन सेट ए इज 56 मोर देन सबसेट टोटल सबसेट इन बी, ठीक है। तो बहुत ही इजीली कर सकते हैं। इसके लिए आपको पीछे बताया हुआ फॉर्मूला याद होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या हो जाएंगे, ए सेट के 2 की पावर m, और ये मेरे पास किस बी सेट के सबसेट क्या हो जाएंगे 2 की पावर n। अब क्या आप ये इजीली फाइंड कर सकते हैं, हाँ फाइंड कर सकते हैं ऑप्शन अप्रोच से। तो फर्स्ट अप्रोच देख लेते हैं, क्या है 2 की पावर 6 माइनस 2 की पावर 3, हमें बस ये करना होगा 2 की पावर 6 माइनस 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा कैल्च, वैसे तो ऐसे भी बता सकते हो, फिर भी कर सकते हैं कैल्सी से। 2 मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू कितने टाइम्स, 5 टाइम, 1 2 3 4 5, तो ये मेरा कितना आया 64, ठीक है। अब 2 की पावर 3 मेरे पास कैल्सी से ही करके बताऊंगी मैं, तो 2 मल्टीप्लाई 1 2 3, 1 2 2 टाइम्स, क्योंकि 2 की पावर 3 है तो 2 मल्टीप्लाई 1 2, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं, कुछ याद रखो। तो 64 माइनस 8 अब करके देख लें, 64 माइनस 8 कितना आया, आपका आया 56, ठीक है। और आपसे बोला क्या था कि दोनों सबसेट के नंबर्स को आप माइनस करोगे तो 56 आएगा, इसका मतलब सेटिस्फाइंग दी कंडीशन गिवन इन दी क्वेश्चन, इसका मतलब ए इज़ द राइट आंसर। हमारे पास ए क्या हो गया, हमारे पास ए राइट आंसर हो गया। तो चलो अब इसे जल्दी जल्दी डिलीट कर देते हैं और हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, ठीक है। शॉर्ट में यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिख देती हूँ ताकि बाद में अगर आप रेफर करो तो याद रहे। क्या कह रहा है, कैसे करा मैंने, 2 की पावर 6 माइनस 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 मुझे मिला 64 माइनस 8 विच इज़ 56 सेटिस्फाइंग द कंडीशन, तो इसका मतलब ए ऑप्शन ही सही होगा, ठीक है। अब सेकंड पे आ जाएं। सेकंड क्या कह रहा है, इफ एफ ऑफ पी इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस पी देन फाइंड एफ इनवर्स। देखो 2022 में ही पूछा है इनवर्स फंक्शन फाइंड करना है, तो इनवर्स फंक्शन हम जल्दी से फाइंड कर सकते हैं क्या, इनवर्स फंक्शन हम जल्दी से फाइंड कर सकते हैं क्या। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एफ ऑफ पी 1 माइनस पी है, तो क्या बोला था, सबसे पहले y के इक्वल रख लो, स्टेप फर्स्ट। सेकंड स्टेप क्या होगा, ये जो p दिया है इसकी वैल्यू फाइंड कर लो, तो y 1 माइनस पी इज इक्वल्स टू 1, तो y माइनस वाई पी इज इक्वल्स टू मेरे पास क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1। अब यहाँ से हमें p की वैल्यू फाइंड करना है, तो y इज इक्वल्स टू मुझे मिलेगा 1 प्लस वाई पी, ठीक है, 1 प्लस वाई पी। तो वेट थोड़ा सा जगह कर लेती हूँ, थर्ड क्वेश्चन भी मुझे यही करना है। हाँ, क्या किया, फर्स्ट y इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस पी, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया हमने, फिर हमें p की वैल्यू निकालनी है तो हमने इधर उधर चीज़ें कर ली, तो ये हो जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल्स टू वाई पी, तो y माइनस 1 अपॉन y इज इक्वल्स टू क्या आ गया p, ठीक है। तो p की वैल्यू मेरी y के फॉर्म में आ गई। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, ये मेरी थी स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले जो भी आपको चीज़ दी है उसे आप y के फॉर्म में लिख लो। फिर सेकंड स्टेप थी कि x की वैल्यू, x होता तो x की वैल्यू फाइंड करते हैं, पर हमें ये क्वेश्चन p के फॉर्म में दिया है तो हमने p की वैल्यू फाइंड कर ली। थर्ड स्टेप क्या होती है, थर्ड स्टेप होती है रिप्लेस द वेरिएबल्स। थर्ड स्टेप क्या था, रिप्लेस द वेरिएबल, तो इन वेरिएबल को आप रिप्लेस कर दो, जहाँ जहाँ y लिखा है वहाँ वहाँ हम क्या लिख दें, p लिख दें, तो हमें f इनवर्स p पता चल जाएगा, तो p माइनस 1/p, ठीक है, p माइनस 1/p विच इज़ ऑप्शन सी, ठीक है। ईजी है ना इनवर्स फाइंड करना, भी बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आएंगे, हम देख लेंगे। अब थर्ड देखें, थर्ड क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है, हमें एक रिलेशन दिया है r, ठीक है, हमें एक रिलेशन दिया है r और एक सेट भी दिया है, ठीक है। इस सेट के हिसाब से ये रिलेशन बना होगा। सेट क्या है, 3 6 9 12। अब हमें बताना है कि ये रिलेशन कैसा है। अच्छा, इसके ऑप्शंस नहीं दिए, तो इसके ऑप्शन में वही होगा कि सिमेट्रिक है, कि ट्रांजिटिव है, कि रिफ्लेक्सिव है, या हमारा इक्विवेलेंस है। तो सबसे पहले तीनों चीज़ें चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो हमारे सेट में कितनी चीज़ें हैं, सेट में हमारा है 3 6 9 12। इसका मतलब अगर मेरा फर्स्ट टाइप ऑफ सेट क्या था, ये याद रखो, ये याद रखो, फर्स्ट टाइप ऑफ सेट क्या था, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, सारे डबलेट्स होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव मतलब सारे डबलेट्स होना चाहिए। तो देखो 3,3 भी है, 6,6 भी है, 9,9 भी है और 12,12 भी है। मतलब हमारा ये सेट कैसा है, रिफ्लेक्सिव तो है, ठीक है, ये सेट हमारा रिफ्लेक्सिव तो है। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या था, सिमेट्रिक। नेक्स्ट सेट हमारा क्या था, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या कहता था, अगर a, b है
तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए, उल्टा पुल्टा, सिमेट्रिक मतलब उल्टा पुल्टा, रिफ्लेक्सिव मतलब ऑल डबलेट्स, ठीक है। तो देख लेते हैं 3,3 का उल्टा 3,3, 6, का उल्टा 6, 9, का 9, 12 का 12। अब देखो 6, 12 है तो 12, 6 भी तो होना चाहिए था। फोकस हियर, 6, 12 है तो 12, 6 होना चाहिए था, पर क्या है हमारे इस सेट में 12, 6 नहीं है। इसका मतलब ये सेट हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। जैसे ही देखो 3, 9 है तो 9, 3 भी होना चाहिए था, पर इट डज नॉट बिलोंग इन रिलेशन आर, इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। अब हमारा बचा क्या, अब हमारा बचा ट्रांजिटिव। अब हमारा बचा क्या, ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं, ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। तो डबलेट्स में ट्रांजिटिव को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम इतना चेक करते हैं, इनके डबलेट्स देख लेते हैं। 6, 12 है तो देखो 12 से स्टार्ट होता हुआ कुछ है क्या, नहीं है। 3, 9 तो देखो 9 से स्टार्ट होता हुआ कुछ है, नहीं। 3, 12 तो क्या 12 से स्टार्ट होता हुआ कुछ है, नहीं। फिर देखो 3, 6, फिर देखो 3, 6 तो क्या 6 से स्टार्ट होता हुआ सेट है, हाँ देखो 3, 6 भी बिलोंग कर रहा है। और ये देखो 6, 12, 6, 12 भी हमारे सेट में है, तो इसका मतलब 3, 12 भी सेट में होना चाहिए था, रिलेशन में होना चाहिए था। हाँ तो 3, 12 हमारे रिलेशन में है, इसका मतलब ये जो चीज़ है हमारी ट्रांजिटिव भी है। तो हम क्या कहेंगे, हमारा फंक्शन रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, पर सिमेट्रिक नहीं है, तो इसकी वजह से ये इक्विवेलेंस नहीं होगा। तो यस, द सेट इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, ठीक है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिख रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है इफ ए इज इक्वल्स टू, इफ लेट ए इज इक्वल्स टू आर, ए में हमारे सारे रियल नंबर्स हैं, ए में हमारे सारे रियल नंबर्स हैं एक्सेप्ट 3, बी में हमारे सारे रियल नंबर्स हैं एक्सेप्ट 1, ठीक है। और हमें एक फंक्शन दिया है फ्रॉम ए टू बी, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी है मुझे x-2 डिवाइडेड बाय x-1, और मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है f इनवर्स 1/2, मुझे क्या फाइंड करना है, f इनवर्स 1/2 फाइंड करना है, ठीक है। तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, ये चीज़ हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इनवर्स फंक्शन है ना, अभी हमने किया ही था। तो सबसे पहले क्या था, स्टेप फर्स्ट था मेरे पास, y की वैल्यू ले लें, जो भी आपको क्वेश्चन दिया है उसे y की वैल्यू दे दें। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या थी, नेक्स्ट स्टेप थी सेकेंड स्टेप, नेक्स्ट स्टेप मेरे पास होती है क्या फाइंड कर लें, क्या फाइंड कर लें, x की वैल्यू फाइंड कर लें। तो x की वैल्यू हम यहाँ फाइंड कर लेते हैं, y x-3 इज इक्वल्स टू x-2, तो क्या मिलेगा, y(x-3y इज इक्वल्स टू x-2। अब यहाँ से क्या हम इजीली वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, हाँ मैम कर सकते हैं। तो x वाली टर्म्स को साथ लिख लें, y वाली टर्म्स को अलग ले जाएं, तो ये मेरे पास हो जाएगा y(x इज इक्वल्स टू -2 + 3y, यहाँ से x कॉमन ले लें तो y-1 इज इक्वल्स टू 3y-2, 3y-2। तो x की वैल्यू बच्चा लोग मुझे क्या मिल गई, 3y-2 डिवाइडेड बाय y-1, ये मुझे क्या मिल गई, ये मुझे मिल गई x की वैल्यू। नेक्स्ट स्टेप क्या होती थी, नेक्स्ट स्टेप मेरे पास क्या होती थी, रिप्लेस y बाय x। तो अब हम क्या करते हैं, इनवर्स फंक्शन फाइंड करने के लिए जहाँ जहाँ y लिखा है वहाँ वहाँ x लिख दें, तो 3x-2 डिवाइडेड बाय x-1। अब क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्या बोला है, f इनवर्स 1/2 फाइंड करो, f इनवर्स 1/2 फाइंड करो। तो अब हम फाइंड कर लेते हैं 1/2, जहाँ जहाँ x दिखाए वहाँ वहाँ क्या लिख दें, वहाँ वहाँ हम लिख लें, वहाँ वहाँ हम लिख लें क्या, 1/2, और इसे अब हम सॉल्व कर दें। तो 3 - 4 डिवाइड बाई 2, 1 - 2 डिवाइड बाई 2, ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा -1/-1। क्या मिलेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो मुझे आंसर क्या मिल रहा है, मुझे आंसर मिल रहा है 1, विच इज़ ऑप्शन सी, ठीक है, विच इज़ ऑप्शन सी। सो दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ जुलाई 2001। एफ इनवर्स फंक्शन हमें बहुत फाइंड करने को आता है, तो ये बात आप याद रखोगे, ठीक है, ये बात आप याद रखोगे। चलो नाउ विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेंज ऑफ द फंक्शन इज डिफाइंड बाय, ठीक है। अब यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आया, यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट आया, अब वो चीज़ पहले हम अलग से समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन पे आएंगे। जब अगर मैं मैपिंग बनाऊँ, मैं मैपिंग डायग्राम बनाऊँ, तो मेरे पास एक ए सेट होता है, एक मेरे पास बी सेट होता है, ठीक है। ए सेट क्या होता है, ए सेट मेरे पास होगा वो सारी एक्स की वैल्यूज़ होती हैं, और बी सेट जो होता है वो सारी वाई की वैल्यूज़ होती हैं। जैसे कि कुछ ऐसा लिखा है 2, 3, 5, 4, 6, 2,
ठीक है, तो ये मेरी किसकी वैल्यूज़ हो गई, ये मेरी वैल्यूज़ हो गई x की 2, 5 और 6, ठीक है, ये मेरी वैल्यूज़ हो गई y की 3, 4, 2, 3, 4, 2, ठीक है। तो x की जितनी भी वैल्यूज़ हैं, x की जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो क्या कहलाती हैं, वो हमारी कहलाती हैं डोमेन। x की वैल्यूज़ क्या कहलाती हैं, डोमेन, याद रहेगा, ठीक है। y की वैल्यूज़ में थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है। अब देखो y की वैल्यूज़ में थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है। मान लो मेरे पास एक b सेट है, b सेट है, वन क्या लिया है अभी हमने एग्जाम्पल 3, 4, 2, मेरे पास ये b सेट होता 3, 4, 2, 1, ठीक है, ये मेरे पास b सेट होता तो इसका मैपिंग डायग्राम कैसे बन जाता 1, 2, 3, 4। अब मान लो मेरे पास 1 भी इमेज होती, 2 भी इमेज होती, 3 भी इमेज होती, तो जो जो मेरे पास y की वैल्यूज़ इमेज हैं, जो जो y की वैल्यूज़ मेरे पास इमेज हैं वो क्या कहलाती हैं, वो रेंज कहलाती हैं। y की वो वैल्यूज़ जो इमेज हैं वो रेंज कहलाती हैं, और y की सारी वैल्यूज़ जिससे इमेज का मतलब नहीं है, वो इमेज हो भी सकती हैं, वो नहीं भी हो सकती, तो वो क्या कहलाती हैं, वो कोडोमेन कहलाती हैं। ये बात याद रखना, ठीक है। x की वैल्यूज़ डोमेन कहलाती हैं, y की वो वैल्यूज़ जो इमेज हैं वो रेंज कहलाती हैं, y की सारी वैल्यूज़ कोडोमेन कहलाती हैं। और ज़्यादातर एग्जाम्पल में कोडोमेन आपका रेंज के इक्वल होता है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब इसे याद कैसे रखोगे, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है ना, तो A to Z का ऑर्डर याद रखो, A B C D X Y Z, ठीक है, तो D पहले आता है, A B C D पहले आता है, और X Y में X पहले आता है, तो D और X साथ साथ हैं, तो X की वैल्यूज़ डोमेन होती हैं, और Y बाद में आ रहा है और R भी बाद में आ रहा है, तो Y की सारी वैल्यूज़ रेंज होती हैं, सब की सब अगर इमेज हों तो, अदरवाइज वो कोडोमेन कहलाता है, ठीक है। तो ये याद रखो। अब हमें यहाँ पे पता चल गया, जैसे ही हमने देखा क्वेश्चन, ठीक है, पहले तो मैं ये शॉर्ट में लिख भी देती हूँ, क्या समझा हमने अभी, हमने समझा है डोमेन ABCD डोमेन XY, तो डोमेन x की सारी वैल्यूज़ डोमेन है, रेंज y की वो वैल्यूज़ जो इमेज हैं वो क्या कहलाती हैं, रेंज कहलाती हैं, और कोडोमेन y की सारी वैल्यूज़ क्या कहलाती हैं, कोडोमेन कहलाती हैं। अब ये सेट से भी समझ सकते हो, डोमेन मतलब A सेट, रेंज मतलब B सेट जो इमेजेस हों, कोडोमेन मतलब B के सारे एलिमेंट, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। हमें यहाँ पे एक स्क्वायर रूट का फंक्शन दिया है और हमसे पूछा है रेंज मतलब R मतलब Y, रेंज Y मतलब मुझे Y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस पूरे क्वेश्चन को ले लो Y, हम y। तो अब देखो y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो सबसे पहले हम देखें स्क्वायर हमें दिख रहा है x, तो x की जगह हम 0 रखेंगे, तो y की वैल्यू देखो, x की वैल्यू 0 क्यों रखी, क्योंकि ये मिनिमम वैल्यू हो सकती है, -1 तो हो नहीं सकती, क्योंकि -1 का स्क्वायर भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो सबसे छोटी वैल्यू क्या है 0, तो √16 कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू हमें मिल रही है, ठीक है, हमें मिनिमम वैल्यू मिल रही है 4। अब इसी तरीके से हम देखें y की, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है 1 2 3 4, तो 4 का स्क्वायर है 16, तो 16 - 16 मतलब y की वैल्यू कितनी मिल रही है 0, तो आपकी रेंज कितनी हो जाएगी, 0,4। देखो ये मिनिमम वैल्यू मिल रही है और ये हमें मैक्सिमम वैल्यू x की कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू x की 4 है, तो यहाँ से हमें रेंज मिली मिनिमम 0, तो कितनी हो गई हमारी रेंज 0 to 4, ठीक है, 0 to 4। इसके बाद नहीं हो सकता, ये बात समझ में आ रही है ना। अगर 4 की बाद 5 ले लिया, लेट्स से मैंने x की वैल्यू 5 ले ली, तो हो जाएगा 16 - 25, तो ये हमें अंडर रूट में नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, मतलब हमें रियल वैल्यू तो मिलेगी नहीं, इमेजिनरी वैल्यू मिलेगी। इमेजिनरी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, इमेजिनरी रूट्स कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं तो समझ पा रहे होंगे, तो ये नहीं आपको लेना, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू रियल नंबर हमें यहाँ लेना है, तो आंसर हमारा हो जाएगा 0,4। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे, क्या कह रहे हैं, इफ़ U be the universal set, let U be the universal set, A and B are the subset of U। मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है,
एक मेरे पास सबसेट है ए, एक मेरे पास सबसेट है बी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यू कितने दिए हैं 650, मतलब टोटल एलिमेंट्स मेरे पास हैं 650। ठीक है, एन ए लिख भी लेते हैं क्या क्या गिवन है। एन ए हमें गिवन है एन यू हमें गिवन है 650। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए 310। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी कितना गिवन है 95। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी गिवन है 190। फाइंड क्या करना है, देन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, क्या फाइंड करना है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश हमें फाइंड करना है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी अगर आप लर्न करना चाहो तो ऊपर फॉर्मूला शीट में गिवन है। ठीक है, आपके पास ये गिवन है। ठीक है, तो आप ये डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हो, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का ये डायरेक्ट फॉर्मूला। कॉन्सेप्ट से मैं समझा देती हूँ, फॉर्मूला तो ऊपर दिख ही रहा है आपको। ठीक है, देखो यहाँ पे पास है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो कैसे फाइंड करेंगे, डी मॉर्गन्स लॉ, डैश का हम क्या कर देंगे यूनियन, तो ये मेरे पास हो जाएगा ए यूनियन बी का डैश, ए यूनियन बी का डैश। अब मेरे पास है ए डैश, याद करो बिल्कुल 10th क्लास, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी डैश कितना होता है 1। ठीक है, अगर मैं इसे यूनियन के फॉर्म में लिखूं तो प्रोबेबिलिटी प्लस उसका इंटरसेक्शन क्या मिलेगा आपको, यूनियन मिलेगा। तो हमें पी डैश फाइंड करना है, तो पी डैश क्या हो जाएगा यू माइनस पी। ठीक है, इसी तरीके से ये मेरे पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनियन पूरे सेट्स माइनस एन ए यूनियन बी। ठीक है, ए यूनियन बी। ठीक है, तो ऐसे आप हमें से ऐसे फाइंड कर सकते हैं इजीली, हमसे फिर ये हो जाएगा। ठीक है, और बाकी सारी जो वैल्यूज़ हैं वो हमें गिवन है। ठीक है, हमें ये एन यू मतलब ये हमें गिवन है कितना 650, और एन ए यूनियन बी हम फाइंड कर लेंगे, उसके लिए हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन दी है। तो एन ए यूनियन बी मेरा कितना हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो माइनस 95। तो इसे हम कैलसी से कर लेते हैं, कितना दिख रहा है 310 प्लस 190 माइनस 95। तो ये मुझे कितना मिल रहा है, ये मुझे मिल रहा है 126। कितना मिल रहा है मुझे, ये 126। अब मेरे पास टोटल वैल्यू कितनी थी 650, इसमें से मैं क्या माइनस कर दूं, इसमें से मैं माइनस कर दूं 126। एक मिनट, शायद कुछ गलत हो गया है। 310 प्लस 190 माइनस 95, ये वैल्यू आ रही है 405। सो सॉरी गाइज, ये वैल्यू मुझे क्या मिल रही है, ये वैल्यू मुझे मिल रही है 405। अब 650 में से 405 माइनस कर दें, 650 में से 405 माइनस कर दें तो कितना मिल रहा है 650 माइनस 405। तो ये मुझे वैल्यू 650 माइनस 405, ये वैल्यू मुझे मिल रही है 245। ये वैल्यू मुझे क्या मिल रही है 245, विच इज़ ऑप्शन डी। ठीक है, बात समझ में आ गई, विच इज़ ऑप्शन डी। तो ऐसे हमने क्या फाइंड कर लिया, ये सारी यूनियन इंटरसेक्शन दिस दैट हमें दिया था, तो वो सारी चीज़ें हमने फाइंड कर ली। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूले से भी आप इसे कर सकते हो। अब फिर से हमारा रिलेशन का क्वेश्चन आया, टाइप ऑफ रिलेशन का क्या कह रहा है, इन द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन्स। मेरे पास एक सेट है जिसमें सारी स्ट्रेट लाइन्स हैं, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, लाइन 4। ठीक है, विच इज़ नॉट ट्रू, तो हमें बताना है विच इज़ नॉट ट्रू, इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो पैरेलल दिया है और परपेंडिकुलर दिया है, आपको लाइंस दी हैं पैरेलल और आपको लाइंस दी हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं पैरेलल। ठीक है, पैरेलल टू एन इक्विवेलेंस रिलेशन, क्या पैरेलल इक्विवेलेंस रिलेशन है, चेक करते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, तो अगर मेरे पास एक लाइन है, लाइन 1 लाइन 2 के पैरेलल है, तो क्या लाइन 2 लाइन 1 के पैरेलल होगी, यस, मतलब रिफ्लेक्सिव है। फिर सिमेट्रिक, अगर लाइन 1 लाइन 2 के पैरेलल है तो क्या, उल्टा कर दो, उल्टा पुल्टा, तो क्या लाइन 2 लाइन 1 के पैरेलल होगी, यस। फिर हम चेक करते हैं ट्रांजिटिव, अगर लाइन 1 लाइन 2 के पैरेलल है और लाइन 2 लाइन 3 के पैरेलल है, तो क्या लाइन 1 लाइन 3 के पैरेलल होगी, यस। तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, मतलब ये स्टेटमेंट तो सही है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, पैरेलल टू रिफ्लेक्सिव, हाँ रिफ्लेक्सिव भी है। अब हम आ जाते हैं परपेंडिकुलर पे, अब हम कहाँ पे आ जाते हैं, परपेंडिकुलर रिलेशन पे। अब चेक करते हैं परपेंडिकुलर,
अब क्या चेक करते हैं, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर पे देखें क्या दिख रहा है मुझे, क्या दिख रहा है, परपेंडिकुलर इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। अगर मेरे पास एक लाइन 1 है और एक लाइन 2 है, ये आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो क्या लाइन 2 और लाइन 1 भी आपस में परपेंडिकुलर होंगी? यस, तो ये भी मेरा सही है। इसका मतलब ये ऑप्शन जो है मेरा गलत हो जाएगा। परपेंडिकुलर इज ऑल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन। परपेंडिकुलर रिफ्लेक्स इक्विवेलेंस नहीं हो सकता, क्यों मैं बता देती हूँ। क्योंकि अगर एक लाइन है, लाइन 1 लाइन 2 पे परपेंडिकुलर है, ठीक है, और लाइन 1 लाइन 3 पे भी परपेंडिकुलर है, तो लाइन 2 लाइन 3 के पैरेलल दिख रही है, परपेंडिकुलर नहीं है। तो इसे शॉर्ट में याद कर लो क्वेश्चन से, पैरेलल इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, लेकिन परपेंडिकुलर सिमेट्रिक तो हो जाता है पर ट्रांजिटिव नहीं हो पाता, ठीक है, ट्रांजिटिव नहीं हो पाता। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत होगा। चलो अब ये देखो, इजी इजी क्वेश्चन कुछ हैं, एग्जाम में आए थे तो मैंने स्लाइड में डाल दिया, इजी और रिपीटेटिव। वाह यार, क्या किस्मत थी 2021 और 20 के स्टूडेंट्स की। क्या कह रहे हैं, द सेट्स ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सेट कैसा होगा? अब नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट तक जाते हैं, तो इनफाइनाइट सेट, ठीक है, क्या हो जाएगा मेरे पास, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इनवर्स फंक्शन ऑफ दिस। अब मुझे क्या दिया है, एफ ऑफ वाई दिया है। यहाँ पे आप लोगों को घुमाने के लिए ये चीज़ करिए। देखो मैं बार बार बोल रही हूँ, मैं नहीं, हर टीचर बार बार ये बोलता है कि सबसे पहली स्टेप होती है इनवर्स फंक्शन को फाइंड करने की, कि जो भी क्वेश्चन दिया है उसे वाई के इक्वल ले लो, ठीक है। पर उन्होंने यहाँ वाई के फॉर्म में क्वेश्चन दे दिया, तो वाई के फॉर्म में क्वेश्चन ऑलरेडी दिया है, तो अब इस क्वेश्चन को एक्स के इक्वल ले लो। फिर y की वैल्यू फाइंड कर लो, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x/3। अब इस y को x को रिप्लेस कर दो y से, x को रिप्लेस कर दो y से, तो y/3 आपका क्या हो जाएगा, इनवर्स फंक्शन हो जाएगा, विच इज ऑप्शन बी, ठीक है। तो ये याद रखना, वेरिएबल का थोड़ा बहुत खेल हो सकता है आपके साथ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वेन डायग्राम से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं, द नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है, इन द सेट ए इज 40, ठीक है। मेरे पास एक सेट है, उसमें कितने एटम्स, उसमें कितने आइटम्स हैं, 40, ठीक है। सेट बी में है 32। अब मेरे पास एक सेट बी भी होगा, तो सेट बी में है 32 आइटम। सेट सी में कितने आइटम्स हैं, सेट सी में आपके आइटम है 50। अब क्या कह रहे हैं, इन बोथ ए एंड बी इज 4। ए एंड बी दोनों में मिला के कितने हैं, 4 हैं। तो जब भी आप से ए एंड बी बोलेंगे तो ये ए और बी की कॉमन जगह है, तो वो आप यहाँ ऐसे बाहर लिख दोगे, ठीक है। ए एंड सी इज 5, सी क्या लिया है मैंने, ये लिया है, और ए ये है, तो ए एंड सी क्या हो जाएगा, ए एंड सी मेरे पास, ये मेरे पास बी था, ठीक है। तो ए एंड सी मुझे क्या दिया है, 5। अब आगे देखें, बी एंड सी इज 7, तो ये रहा बी, ये रहा सी, तो बी इज 7, ठीक है। अब आगे कह रहे हैं, इन ऑल द सेट इज 2। जितने टोटल सेट थे उनका जो कॉमन है वो कितना है, 2 है। मतलब ये जो पार्ट है ये कितना दिया है, ये दिया है आपको 2। ये जो पार्ट है ये आपको कितना दिया है, ये आपको दिया है 2। अब आपको फाइंड करना है, हाउ मेनी आर इन ओनली 1 सेट। कितने एलिमेंट सिर्फ 1 सेट में हैं। तो ओनली 1 सेट मतलब क्या हो जाएगा, ओनली ए प्लस ओनली बी प्लस ओनली सी, ठीक है। तो हम ये फाइंड कर लेते हैं। तो देखो अगर यहाँ मेरे पास टोटल 40 सेट थे, देखना टोटल 40 सेट हैं ए में, कॉमन यहाँ 2 हैं, ए और बी दोनों को मिला के 4 हैं, तो ये कितने हो जाएंगे, ये 2 हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये 5 है और ये 2 है, तो ये 3 हो जाएगा, ये 7 है और ये 2 है, तो ये 5 हो जाएगा। अब टोटल इधर फोकस करो, ये टोटल 40 थे, ठीक है, ये टोटल 40 थे, यहाँ से 4 चले गए और यहाँ से 3 चले गए, तो 4 + 3 7, ठीक है। तो 40 - 7 कितना हो रहा है, 33। तो ओनली ए में कितने हैं, 33। इसी तरीके से सारा निकाल लेंगे, ये 2 + 4 कितना, 2 + 2 4, 4 + 5 9, तो 32 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 9 10 11 12 23। तो ये बी में मेरे आ गए सेट 23। इसी तरीके से ये 3 और ये 5 8 और ये 2 10, तो 50 - 10 कितना हो जाएगा, 40। तो सिर्फ सी में कितने हैं, ओनली इन सी, ओनली सी कितने हैं, 40। तो इन सबको अब हम क्या कर देंगे, प्लस, तो 3 + 3 6 4 5 6 7 8 9, तो आंसर हमें क्या मिला, आंसर हमें मिला 96। क्लियर, हमें आंसर क्या मिला, हमें आंसर फाइनल मिल गया 96। ये था हमारा एक
प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन, तो कभी भी आपको ऐसा दिखे द एलिमेंट्स इन ए सेट, अब ए और बी में कॉमन भी हो सकते हैं और सिर्फ ए में भी हो सकते हैं, तो उसे आप बाहर बनाओगे। जब बोल रहे हैं कॉमन इन ए एंड बी, तो ऐसा जो शेप दिख रहा है आप उसके बाहर लिख दोगे। बोल रहे हैं कॉमन इन ऑल थ्री, तो जो इन तीनों का कॉमन प्लेस है, इन तीनों का कॉमन प्लेस है वहाँ बना। मुझे लग रहा था मैं खूबसूरत डायग्राम नहीं बना पाऊंगी, पर मैंने बना दिया, फिर भी साफ सुथरा ये बना है, आप इसमें से आराम से देख सकते हैं। ठीक है, ओके, नाउ विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं, टू फाइनाइट सेट्स रिस्पेक्टिवली हैव एक्स एंड वाई नंबर्स, ये 56 मोर देन, ये रिपीटेटिव है, सिर्फ स्लाइड में इसलिए डाला है क्योंकि दिसंबर 20 का क्वेश्चन है, बट ये जुलाई 22 में भी आया था। ठीक है, अभी हमने किया था आंसर शायद 2 की पावर 6 माइनस 2 की पावर 3 था। चलो, अब एक और क्वेश्चन मिला मुझे ये, फिर मुझे क्या फाइंड करना है, इन्वर्स फंक्शन फाइंड करना है। आप लोग देख रहे हो इन्वर्स फंक्शन कितना रिपीटेटिव है, तो इन्वर्स फंक्शन बहुत पक्का कर लो। ठीक है, क्या है, एफ ऑफ एक्स कितना दिया है, 2x³ + 1, जैसे ही x दिखा y के फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, y के फॉर्म में लिख लिया मैम, फिर जल्दी से x की वैल्यू फाइंड कर लें। जल्दी से x की वैल्यू फाइंड कर ली तो मुझे क्या मिली, x³। अब ये x³ इधर जाके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3। अब x को y को किससे रिप्लेस कर दें, y को रिप्लेस कर दें x से, तो मुझे आंसर मिल गया। जल्दी जल्दी से मुझे मिल गया है इनवर्स फंक्शन x - 1/2। क्लियर, डन, जल्दी हुआ है, पर मैं बहुत सारे इन्वर्स के क्वेश्चन करा चुकी हूँ। ठीक है, चलो देख लो, लिख लो सुकून से, देख लो, फिर विल मूव फर्दर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ऑब्वियसली ये 2019 का था, तो ये भी 2019 का ही होगा। हाँ, क्या कह रहा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कुछ दिया है, एफ ऑफ एक्स मुझे दिया है एफ ऑफ एक्स - 1 प्लस एफ ऑफ एक्स - 2। फिर कह रहे हैं मुझे कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी है, एफ ऑफ 0 0 है, एफ ऑफ 1 1 है। ठीक है, एक्स की वैल्यू कहाँ से शुरू है, 2 से शुरू है, x की वैल्यू 2 से शुरू है, तो मुझे फाइंड करना है f ऑफ 7। क्या फाइंड करना है, f ऑफ 7 फाइंड करना है। तो आई गेस बहुत इजीली कर सकते हैं, हाँ बहुत इजीली हम ये चीज़ कर सकते हैं फाइंड। देखो f ऑफ 7 फाइंड करना है, तो सबसे पहले मैं इस इक्वेशन में f ऑफ 7 लिख लेती हूँ। x की जगह क्या लिख लें, 7। तो जैसे ही x की जगह 7 लिख रहे हैं तो पता चल रहा है थोड़ी सी गड़बड़ है। तो देखो f ऑफ 7 क्या हो जाएगा, f ऑफ 6 प्लस f ऑफ 5। तो f ऑफ 6 प्लस f ऑफ 5 पता होने चाहिए, तभी तो मैं ये वैल्यू में फाइंड करूँगी। तो अब हमें यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, f ऑफ x से हम शुरू करते हैं। f ऑफ x क्या है, f ऑफ x - 1 प्लस f ऑफ x - 2। और x की वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही थी, स्टूडेंट्स, x की वैल्यू शुरू हो रही थी 2 से, तो 2 रख दें, तो 2 - 1 प्लस 2 - 2, तो क्या मिला, f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 0। f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 0 दिया था, तो 0 + 1 कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, अब f ऑफ 3 की वैल्यू फाइंड करें, तो f ऑफ 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, f ऑफ 2 प्लस f ऑफ 3 - 2 1। तो f ऑफ 2 प्लस f ऑफ 1, f ऑफ 1 दिया था 1, f ऑफ 2 दिया है 1, तो 1 + 1 मुझे ये वैल्यू कितनी मिल गई, 2। इसी तरीके से फाइंड करें f ऑफ 4, तो f ऑफ 4 क्या हो जाएगा, f ऑफ 4 मेरे पास हो जाएगा f ऑफ 3 प्लस f ऑफ 2। f ऑफ 3 कितना दिया है, 2, और ये 1, तो 2 + 1 कितना मिला, अब मुझे ये वैल्यू मिल गई 3। इसी तरीके से फाइंड करा f ऑफ 5, तो f ऑफ 5 क्या हो जाएगा, f ऑफ 4 प्लस f ऑफ 3। तो f ऑफ 4 की वैल्यू 3, f ऑफ 3 की वैल्यू 2, तो ये वैल्यू मुझे मिल गई 5। इसी तरीके से फाइंड करें f ऑफ 6, तो f ऑफ 6 कितना हो जाएगा, f ऑफ 5 प्लस f ऑफ 4। f ऑफ 5 दिख रहा है 5, f ऑफ 4 दिख रहा है दिस, तो 5 + 3 मुझे कितना मिल गया, 8। ठीक है, अब मुझे क्या पूछा था, f ऑफ 7, तो f ऑफ 7 क्या, f ऑफ 6 + 5। f ऑफ 6 की वैल्यू दिख रही है 8, f ऑफ 5 की वैल्यू दिख रही है 5, तो 8 + 5 मुझे क्या मिलेगा, 13। सो B विल बी योर राइट ऑप्शन, B विल बी योर राइट ऑप्शन। क्लियर, चलो, तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। ये ऐसा क्वेश्चन था जिसमें आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा एग्जाम में एट अ टाइम आपको देखना पड़ेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज अ फंक्शन। तो फंक्शन की बातें याद रखो, फंक्शन की क्या बातें थी कि जितने भी ए हैं वो सब की सब क्या होनी चाहिए, प्री इमेज होना चाहिए, मतलब कि इसकी इमेज ज़रूर हो। तो देख लो यहाँ पे भी ABC है, D मिसिंग है, यहाँ पे भी ABC है, D मिसिंग है, यहाँ पे भी
PQB है, D मिसिंग है, यही सिर्फ ऐसा है जिसमें ABCD सबके कुछ ना कुछ इमेज है। फिर क्या कहते थे, A कभी भी रिपीट नहीं होना चाहिए, A के एलिमेंट्स XX कभी भी रिपीट ना होना चाहिए। तो यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है, यहाँ D है, सब कुछ अलग अलग है, अलहायदा अलहायदा है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इज द राइट वन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या दिख रहा है, f(x) अगर x स्क्वायर है, g(x) अगर √x है, तो हमें गॉफ फंक्शन बताना है क्या होगा। देखो गॉफ 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 गॉफ, तो गॉफ फंक्शन है, पहले तो गॉफ ऑफ x ही फाइंड कर लेते हैं। तो गॉफ ऑफ x क्या होगा, g ऑफ f(x). जैसे ही आपको ये दिखा, g पकड़ा आपने, तो पहले आप g ऑफ x लिख लोगे √x, फिर जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ वहाँ क्या लगा दोगे, वहाँ वहाँ लगा दोगे f(x). तो f(x) कितना दिख रहा था, x स्क्वायर, x स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो क्या बचा x। तो इसका मतलब गॉफ फंक्शन मेरा कितना आ रहा है, x। गॉफ ऑफ x मेरा कितना आ रहा है, x। तो अगर इसकी जगह मैं 3 रखूंगी तो मुझे 3 मिलेगा, -3 रखती तो -3 मिलता, ये ऑप्शन गलत है। -9 रखती तो -9 मिलना था, ये भी गलत है। 9 रखा तो 9 मिलना चाहिए था, ये भी गलत है। 3 रखा तो 3 मिला, तो ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर। क्लियर? ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ सबसेट इन द फॉलोइंग 3, 4, 5 कितने एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं मेरे पास, 3 एलिमेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 3 विच इज 8। इजी पीजी क्वेश्चन। ओके, नाउ विल डू दिस क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, और आपको ये एक्सप्रेशन फाइंड करना है, A माइनस बी यूनियन सी। तो सबसे पहले ए लिख लेते हैं। ए दिया है 1 2 3, ए क्या दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, वेरी गुड। बी दिया है 1 3 4 5 7 8। अब आपको फाइंड करना है ए माइनस बी। ए माइनस बी मतलब क्या होता है, ऐसे एलिमेंट जो ए में तो है पर बी में नहीं है। तो देखो 1 तो है ही, 2 नहीं है बी में, तो 2 आ जाएगा। 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 नहीं है, ठीक है, 7 भी है, 8 भी है और 9 भी है। तो ये मुझे क्या मिला, a माइनस बी मुझे क्या मिल गया, 2 6 9। इसी तरीके से अब मुझे इसका क्या फाइंड करना है, यूनियन सी। और सी में क्या क्या एलिमेंट है, सी में एलिमेंट है 2 6 8। तो मुझे क्या मिल जाएगा, 2 6 8 और 9 विच इज़ ऑप्शन सी। ठीक है, विच इज़ ऑप्शन सी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से आइडेंटिफाई करना है फंक्शन। जल्दी जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ इसका आंसर। आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग। इसमें हमें फंक्शन आइडेंटिफाई करना है। अब सेट तो दिया नहीं है, तो सबकी सब इमेज है या नहीं, वो तो कंडीशन फेल ही हो जाएगी। बस अब आपको अब ये चेक करना है कि रिपीट नहीं हो, एक्स की वैल्यू कहीं भी रिपीट नहीं हो। हाँ, बता दें जल्दी, एक्स की वैल्यू कभी भी रिपीट ना हो, आपको ये याद रखना है। आया, आ गया। देखो 1 1 1 रिपीट, 2 2 रिपीट, 1 2 3 4 2 2, ये सही। अच्छा, मैं आपसे पूछती, इसमें सी ऑप्शन तो सही दिख रहा है, अगर मैं पूछती ये कौन से टाइप का फंक्शन है, तो आप क्या कहते, ये कौन से टाइप का फंक्शन है, तो क्या होता। ऐसा भी तो कुछ क्वेश्चन आ सकता है। ये 1 2 3 4 है और सबकी इमेज क्या है, सबकी इमेज 2 है। तो याद करो, सेम इमेज कौन सा फंक्शन कहलाता था, कांस्टेंट या आइडेंटिटी। ये मेरा एक कांस्टेंट फंक्शन है, क्योंकि सबकी इमेज क्या बन रही है, 2 बन रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं नहीं, करते हैं। ए की वैल्यू ये है, ए के एलिमेंट्स दिए हैं, बी के एलिमेंट्स दिए हैं, हमें बताना है कार्डिनल नंबर ऑफ ए माइनस बी। कार्डिनल नंबर मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो ए माइनस बी फाइंड कर लेते हैं, ए मुझे क्या दिया है, 1 2 3 4 5 6 7। बी क्या दिया है, 2 4 6 8। अब ऐसे एलिमेंट जो में ए में है पर बी में नहीं है, जैसे 1 ए में है पर बी में नहीं है, 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, 3 भी नहीं है, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो 5, 6 से 6 तो नहीं आएगा, 7। ठीक है, तो ये मेरे पास मैंने किया। तो कितने एलिमेंट्स दिख रहे हैं, यहाँ मुझे एलिमेंट दिख रहे हैं 4, तो 4 विल बी योर राइट आंसर। क्लियर? ठीक है, क्लियर। आप इसे फॉर्मूले से भी फाइंड कर सकते थे, फॉर्मूला ऊपर फॉर्मूला शीट में दिया है, चाहे तो आप उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इफ a इज इक्वल्स टू 1 2, b इज इक्वल्स टू 3 4, डिटरमाइन द नंबर ऑफ रिलेशंस। तो नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होते हैं, p q। तो ठीक है, नंबर ऑफ हमारे पास रिलेशंस कितने हो जाते हैं, कितने रिलेशंस बनते हैं, 2 की पावर p इंटू क्यू। तो 2
इस P में A में A के फॉर्म में लिखा है तो A के फॉर्म में लिख लें, आप लोग को कंफ्यूज नहीं करना चाहते। A में है 2 एलिमेंट्स, B में है 2 एलिमेंट्स, तो 2 की पावर 2 इंटू 2 विच इज 2 की पावर 4 विच इज 16, so 16 will be your right answer, right? Okay, now next question, इस पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। यहाँ पे आपको लग रहा है डोमेन, रेंज और को डोमेन वाला कॉन्सेप्ट। डोमेन, रेंज और को डोमेन वाला कॉन्सेप्ट क्या कह रहे हैं? आपसे कह रहे हैं A 1 2 3 4 है, B 1 4 9 6 15 है। इफ अ फंक्शन f इज डिफाइन, अगर एक फंक्शन को मैं डिफाइन करूं A से B में और f ऑफ x कितना है? f ऑफ x है x स्क्वायर, तो बताइए रेंज क्या होगी? तो रेंज क्या होगी? सबसे पहले तो इसका मैपिंग डायग्राम बना लो, 1 2 3 4 और यहाँ पे बन रहा है 1 4 9 16 25। तो B के सारे एलिमेंट क्या कहलाते हैं? कोडोमेन कहलाता है। तो कोडोमेन मेरे पास क्या है? 1 4 9 16 25, ठीक है। लेकिन ये गलती मत करना, कोडोमेन नहीं पूछा था, रेंज पूछा था। रेंज क्या होती है? रेंज होती है y की वो वैल्यूज या सेट बी के वो एलिमेंट्स जिसकी इमेज बन रही होती है। ऊपर अभी साफ साफ वर्ड्स में समझाया था, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो क्या ये 25 की इमेज बन रही है? नो नो नो, 25 की इमेज नहीं बन रही, तो ये रेंज में नहीं आ सकता। रेंज सिर्फ क्या रहेगा? 1 4 9 16 विच इज ऑप्शन बी, ठीक है। ज्यादातर स्टूडेंट इस पे टिक कर देते हैं, याद कर लेते हैं कि सेट बी रेंज होती है। नहीं, सेट बी को डोमेन होता है। अगर सेट बी के एलिमेंट इमेज बना रहे हैं तो वो रेंज होती है, ठीक है। तो ये आपका को डोमेन है। अगर क्वेश्चन में को डोमेन पूछते तब ये सही जवाब होता। और 1 2 3 4 क्या है? 1 2 3 4 आपकी डोमेन है, ठीक है। और ये आपकी रेंज है। इस क्वेश्चन से सब कुछ अच्छे से क्लियर हो रहा है कि व्हाट इज रेंज, व्हाट इज कोडोमेन एंड व्हाट इज डोमेन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, ऊपर बता ही था। प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं? 2 की पावर n माइनस 1। कितने एलिमेंट दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5। तो 2 की पावर 5 माइनस 1, 32 माइनस 2 की पावर 5 32, या 32 माइनस 1 31 विच इज ऑप्शन बी। क्लियर? नाउ विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से हमारे पास एक क्वेश्चन आया है वेन डायग्राम वाला। क्या कह रहे हैं हमसे? फिर से देखो क्या कह रहे हैं। इन अ टाउन ऑफ 20,000 फैमिलीज, 20,000 फैमिलीज हैं, इट वॉज फाउंड दैट 40% बाय न्यूज़पेपर ए। 40% क्या फाइंड करते हैं? न्यूज़पेपर ए फाइंड करते हैं। तो ये ए था तो मैंने यहाँ 40% लिख दिया। 20% बाय बी, ठीक है। 10% सी, ठीक है। A एंड B 5% फैमिलीज फाइंड A एंड B। तो जहां A एंड B दिया होगा वो आप यहां लिखोगे। B एंड C 3% और A एंड C 4%। अब आगे क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं इफ 2% फैमिलीज बाय ऑल द 3 न्यूज़पेपर। तो ये जो 3% कॉमन रीजन था यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? 2, ठीक है। तो मेरे पास कॉमन तीनों जो खरीद रहे थे वो थे 2। तो अब A और B क्या कितने खरीद रहे होंगे? 5 माइनस 2 3। तो यहाँ से मैंने ये वैल्यूज निकालनी, 4 माइनस 2 2 3, 3 माइनस 2 1। तो अब मुझे सब पता चल गया। अब बताना है देन द नंबर ऑफ फैमिलीज विच बाइज ओनली ए। तो ओनली ए कितनी खरीद रही होंगी? तो ओनली ए मेरे पास क्या हो जाएगा? ये 40 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 2। तो 40 माइनस 4 5 7, 40 माइनस 7 मेरे पास कितना आ जाएगा? 40 माइनस 7 कितना होता है? 33। तो 33% मेरे पास कितने खरीद रहे होंगे? 40 माइनस 7, ठीक है, 33% ऑफ 20,000। तो 20 1 2 3 20,000 33 कितना हो रहा है? ये मेरे पास हो रहा है 6600 लोग हैं जो सिर्फ क्या खरीदते हैं? ओनली ए न्यूज़पेपर खरीदते हैं। क्योंकि परसेंटेज में दिया था तो हमारा आंसर परसेंटेज में आया, तो हमने उसे नंबर्स में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो 33 का परसेंटेज क्या हो जाएगा? 6600 हमारा आंसर फाइनल आया। ओके, नाउ नेक्स्ट बी क्या कह रहा है? एन बी द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। जितने नेचुरल नंबर्स हैं वो कहाँ हैं? एन में है, तो ये लिख लिया 1 2 3 4। ई बी द सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स। ई में कितने सेट हैं? इवन नंबर, तो 1 इवन नंबर 2 4 6 8 10। तो हमको बताना है कि अगर
n से e में एक फंक्शन डिफाइन करा तो वो कैसा होगा। तो 1 का इवन 1, देखो x की वैल्यू 1 लेंगे तो f ऑफ 1 कितना हो जाएगा 2x, मतलब 2 इंटू 1, तो 1 की इमेज बन रही है 2, 2 की इमेज 4, 3 का डबल 6, तो 4 का डबल 8, 5 का डबल 10। तो ये अच्छा खासा दिख रहा है ना, हर एक एलिमेंट की, हर प्री इमेज की एक इमेज है, एक इमेज है और सारे के सारे ऑक्यूपाई हो रहे हैं, मतलब ये फंक्शन ऑन टू है और 1 1 है। तो ऑन टू एंड 1 1 कैसा फंक्शन है, ये 1 1 एंड ऑन टू। ठीक है, ओके। नाउ विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए आपको ये ना कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, x बाय एक्स 3 की पावर n माइनस 2n माइनस 1, तो सिर्फ इक्वेशन पे फोकस करो। इक्वेशन क्या दिख रही है 3 की पावर n माइनस 2n माइनस 1, और b की इक्वेशन क्या दिख रही है 4n माइनस 1। अब हमें बताना है कौन किसका सबसेट है या किसके इक्वल है, कौन किसका सबसेट है या दोनों जो हमारे सेट से इक्वल हैं। तो हमें ये कैसे पता चलेगा, हमें n की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगी। n नेचुरल नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं 1 से, तो सबसे पहले मैं n की जगह रख दूंगी 1, तो 3 की पावर 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1, तो 3 माइनस 3 मुझे कितना मिल गया 0। अब मैं n की जगह रख दूँ 2, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 माइनस 1, तो 9 माइनस 4 माइनस 1, 9 माइनस 5 4। फिर अब मैं यहाँ पे रख दूँ 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब माइनस 2 इंटू 3 माइनस 1, मतलब 9 माइनस 6 माइनस 1, 9 माइनस 7, मुझे कितना मिल जाएगा 2। ठीक है, 3 का क्यूब इज नॉट 9 गुलजार, 3 का क्यूब इज 27, तो 27 माइनस 6 माइनस 1, तो 27 माइनस 7 मुझे कितना मिला 20। बस 3 वैल्यू ही फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे b की जगह सबसे पहले n इक्वल 1 रखा है, n इक्वल 2 रखा है, n इक्वल 3 रखा है। n की वैल्यू 1 रखेंगे तो हो जाएगा 0, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो हो जाएगा 4, 2 माइनस 1 4, n की वैल्यू 3 रखेंगे तो 4 3 माइनस 1, तो 4 इंटू 2 कितना 8। अब हमारा सेट लिख लेते हैं। ए सेट मेरा कितना बन रहा है 0, 4, 20। ठीक है, बी सेट क्या बन रहा है 0, 4, 8। देखो यहाँ पे 8 भी आ गया, 4 आया है, 8 आया है, मतलब आगे 20 भी आएगा। तो क्लियरली ए इज द सबसेट ऑफ बी। ठीक है, यहाँ 8 है पर यहाँ तो 8 नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे ए इज द सबसेट ऑफ बी। ए में कम एलिमेंट्स हैं, देखो ए में कम एलिमेंट्स हैं, जिसमें कम एलिमेंट्स होते हैं वो सबसेट होता है। ए में कम एलिमेंट्स हैं तो वो सबसेट होगा, तो ए इज द सबसेट ऑफ बी विच इज ऑप्शन ए। क्लियर, विच इज ऑप्शन ए। चलो ठीक है, नाउ विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखो सिमिलर ही हमारा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है यहाँ पे, हमसे कह रहा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2। हमें फाइंड करना है एफ ऑफ 1 बाय एक्स। फंक्शन ऑफ फंक्शन है, यहाँ पे सेम ही है, तो सबसे पहले f दिख रहा है और f1 बाय एक्स भी दिख रहा है, तो पहले हम क्या फाइंड कर लेते हैं f1 बाय एक्स। सबसे पहले तो f ऑफ एक्स कितना दिया है x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2, तो f ऑफ 1 बाय एक्स कितना हो जाएगा 1 बाय एक्स प्लस 1 अपॉन 1 बाय एक्स प्लस 2, तो ये मुझे मिलेगा 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x। ठीक है, ये मेरा आया f ऑफ 1 बाय एक्स। अब मुझे फाइंड क्या करना था f ऑफ 1 बाय एक्स मुझे फाइंड करना था। तो क्या बताया था मैंने, लॉजिक बताया था आपको, सबसे पहले इसको लिख लिया करो। f दिख रहा है ना, तो f को लिख लो। f को अगर मैं लिखूं तो होता है x प्लस 1 x प्लस 2। अब क्या दिख रहा है अंदर x की जगह, अब x की जगह दिख रहा है f ऑफ 1 बाय एक्स, तो जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां लिख लो f ऑफ 1 बाय एक्स प्लस 1, यहाँ पे भी लिख लो f ऑफ 1 बाय एक्स प्लस 2। लिख लिया। अब क्या हमने ये वैल्यू फाइंड करके रखी है, क्या हमने ये वैल्यू फाइंड कर रखी है, यस। ये वैल्यू अब यहाँ पे रख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस 2x प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 2। इसे सॉल्व कर देंगे तो मिलेगा 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 2x डिवाइड बाय 1 प्लस 2x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 2x डिवाइड 2 भी है यहाँ पे, तो ये 2 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। 2 है ना, ये देखो ये 2 है ना, तो 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, और डिवाइड में 1 प्लस 2x, 1 प्लस 2x से 1 प्लस 2x कैंसिल, 1 प्लस 1 2, 2x प्लस x 3x डिवाइड बाय 2 प्लस 1 3, 4x प्लस 5x। तो ये मेरा आया 2 प्लस 3x डिवाइड बाय 3 प्लस 5x, तो 2 प्लस 3x डिवाइड बाय 3 प्लस 5x विच इज ऑप्शन सी। ठीक है, विच इज ऑप्शन सी। ठीक है, समझ में आया।
ओके, सो दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ दिसंबर 2017। अब हमारे पास और वर्ड प्रॉब्लम्स है। क्या कह रहा है? इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट, एक क्लास है उसमें कितने स्टूडेंट हैं? 35। 16 प्ले फुटबॉल, 16 प्ले फुटबॉल लिखा है, ओनली फुटबॉल नहीं लिखा तो बाहर जाएगा, ठीक है। 24 स्टूडेंट प्ले क्रिकेट, ओनली क्रिकेट नहीं लिखा, क्रिकेट लिखा है, ठीक है। अज्यूम दैट ईच वन प्ले एटलीस्ट वन गेम, कह रहा है ये अज्यूम कर लो कि दोनों में से कोई ना कोई एक गेम तो खेलता ही होगा, ठीक है। देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले बोथ द गेम इज, तो हमें ये बताना है कि वो स्टूडेंट जो दोनों गेम खेलते हैं वो कितने हैं, मतलब ये हमें कॉमन रीजन यहाँ पे बनाना है, बताना है, ठीक है। तो कॉमन रीजन हमें ये बताना है कि इतने में इतने स्टूडेंट कौन से होंगे। तो टोटल स्टूडेंट हमारे पास कितने थे? टोटल स्टूडेंट हमारे पास थे 35। अब क्रिकेट कितने खेल रहे हैं? क्रिकेट हमारे पास खेल रहे हैं टोटल 16 फुटबॉल कितने स्टूडेंट्स खेल रहे हैं? सॉरी, ये फुटबॉल है, तो फुटबॉल खेलने वाले हैं 16 स्टूडेंट्स, क्रिकेट खेलने वाले हैं 24 स्टूडेंट्स। तो हम डेटा लिख लेते हैं। हमें क्या दिया है? ए यूनियन बी, ए यूनियन बी मुझे कितना दिया है? 35 स्टूडेंट्स, ठीक है। सिर्फ जो फुटबॉल खेलते हैं वो दिया है 16, सिर्फ जो क्रिकेट खेलते हैं वो कितना दिया है? 24। अब हमसे पूछा है जो दोनों खेलते हैं, मतलब ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी मुझे बताना है। तो ईजिली हम इसे फॉर्मूले से कर सकते हैं। ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन बी। तो एन ए कितना है? 16, तो 16 प्लस 24 माइनस 35, क्या कर दो? 16 प्लस 24 माइनस 35, तो मुझे कितना मिल रहा है? मुझे मिल रहा है 5। तो 5 स्टूडेंट्स जो हैं जो दोनों गेम खेलते हैं, ठीक है। ओके, सो दिस वाज हमारा आंसर। इसे यहाँ से भी कर सकते थे, ठीक है। 35 में से हम इन दोनों को ऐड करके माइनस कर देते तो हमें कॉमन रीजन पता चल जाता। नाउ दिस क्वेश्चन, ये एक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है इसलिए डाला है। ये भी आपको पता होना चाहिए जब रेंज में आपको कॉम्प्लेक्स चीज़ दी हो एक। देखो यहाँ पे भी हमें रेंज फाइंड करना है। रेंज मतलब डोमेन, और रेंज मतलब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करना है? y की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। डोमेन और रेंज मतलब हमें यहाँ y की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो एफ ऑफ y, ठीक है, तो y कितना होगा? x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। तो रेंज फाइंड करना है मतलब y की वैल्यू फाइंड करना है। तो देख लेते हैं y की वैल्यू क्या होगी। y की वैल्यू है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा y एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू एक्स, तो ये होगा y एक्स स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल्स टू एक्स। तो ये मुझे मिलेगी y एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0। ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको दिखेगा, एक इक्वेशन टाइप आपकी बन जाएगी और आपसे रेंज पूछी होगी, तो आपको पता करना है रेंज मतलब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, ठीक है। तो अब देखो यहाँ जैसे ही आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली और रेंज पूछा है, y की वैल्यू पूछी है, और y की वैल्यू हमेशा क्या होगी? डिफाइन होगी, इसका मतलब रियल नंबर होगी। अब इसको लिंक कर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। अगर आप इस पर फोकस करें तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है एक्स के फॉर्म में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। कंपेयर कर लो, ए की वैल्यू दिख रही है y, b की वैल्यू दिख रही है -1 और c की वैल्यू दिख रही है 2y, ठीक है। तो अब सोचो कि y की वैल्यू रियल नंबर होनी चाहिए, तो हमेशा ऐसी जगह ये कॉन्सेप्ट लगेगा कि b स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यही होता है ना, रियल नंबर डिस्क्रिमिनेंट जब ग्रेटर मिलेगा तो b स्क्वायर मतलब -1 स्क्वायर माइनस 4ac should be greater than equal to 0। तो 1 माइनस 8y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये मुझे मिलेगा 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8y स्क्वायर। तो 1/8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू y स्क्वायर। तो 1/8 का अंडर रूट इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। तो √8 कितना हो जाएगा? √8 पेयर फाइंड कर लें, 2√2 होता है वैसे तो, अगर नहीं पता तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो एक का पेयर बन गया, एक का पेयर नहीं बना, तो y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू मुझे कितना मिला? 1/2√2, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। y की वैल्यू शुड बी लेस देन इक्वल टू 1/2√2, ठीक है। क्लियर है? तो ये हमारी क्या आ गई? ये हमारी आ गई है रेंज, ये हमारी क्या आ गई है? रेंज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फिर से वैसा ही क्वेश्चन आया। इन अ क्लास 80 स्टूडेंट स्पीक हिंदी,
60 स्टूडेंट स्पीक इंग्लिश, 40 स्टूडेंट स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। क्या कह रहे हैं, एक क्लास में हिंदी बोलने वाले कितने हैं, 60 स्टूडेंट हैं, इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं, 40 स्टूडेंट्स हैं, और दोनों बोलने वाले सॉरी हिंदी बोलने वाले 80 स्टूडेंट हैं, इतनी देर में तो हो ही जाना चाहिए था। इंग्लिश बोलने वाले 60 स्टूडेंट्स हैं और 40 स्टूडेंट्स हैं जो दोनों बोलते हैं, मतलब ये जो पार्ट है ये कितना है, ये मेरा है 40 स्टूडेंट। तो हमें बताना है देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास, ठीक है, देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास। तो इन दोनों को प्लस कर दो और माइनस कर दो, ठीक है, 80 + 60 - 40। फिर भी ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसे क्या कर सकते हो, आप इसे कर सकते हो 80 + 60 कितना हो जाएगा, 140, 140 - 40, 100 विल बी द आंसर। डायरेक्ट वेन डायग्राम से समझ में नहीं आ रहा है तो देख लो। देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, मतलब A यूनियन B कितना हो जाएगा, NA + NB - NA इंटरसेक्शन B। तो ये होगा 80 + 60 - 40 विच इज़ 140 - 40 विच इज़ 100 विच इज़ ऑप्शन A, ठीक है। ओके, नाउ द नंबर ऑफ सबसेट formed from the letter of the word अलाहाबाद। अलाहाबाद में कितने सबसेट बनेंगे, तो इसमें आपको सेट की एक चीज़ याद रखना पड़ेगी, सेट्स में कभी भी एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते हैं, सेट्स में कभी एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते हैं। हम जब कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, जब पढ़ते हैं ना रिपीटेशन आर अलाउड, रिपीटेशन आर नॉट अलाउड, तो सेट में रिपीटेशन अलाउ नहीं है, हम नहीं लिखेंगे। अगर एल 2 बार लिखा है तो हमें सेट में उसे एक ही बार लिखना होगा। तो अगर मैं अलाहाबाद वर्ड का सेट बनाऊं तो मुझे ए मिलेगा, एल मिलेगा। एल 2 बार लिखा है, 2 बार नहीं लिख सकते, रिपीटेशन नॉट अलाउ, ए भी नहीं लिख सकते, हम लिखेंगे एच, हम लिखेंगे बी और हम लिखेंगे डी। तो हो गया ALHBD, तो मतलब 2 की पावर 5 विच इज 32। तो आंसर क्या हो जाएगा, 32, ALHBD या 5, 2 raised to the power 5 विच इज 32। ठीक है, अब हमें यहाँ पे देखो एक और डोमेन और रेंज फाइंड करने को आया है। क्या कह रहे हैं, द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, तो f(x) मुझे कितना दिया है, 2 - mod of x + 1, mod of x + 1। जैसे ही आपको डोमेन एंड रेंज पूछा, डोमेन मतलब x की वैल्यू, डोमेन मतलब x की वैल्यू। अब यहाँ तो कुछ डिवाइड तो है नहीं, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, x की जगह तो हम कुछ भी रख सकते हैं, x की जगह सारे रियल नंबर रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रियल नंबर एंड रियल नंबर, तो ये पक्की बात है A और D में से सारी वैल्यूज आएंगे। जब ये क्वेश्चन अगर कुछ ऐसा होता, कुछ आपके पास ऐसा हो जाता 2 / mod of x + 1, तो देखो अगर x की जगह -1 रख देते तो -1 + 1 क्या हो जाता, 0, 2/0, 2/0 हो जाता नॉट डिफाइंड। तो हम बोल सकते थे x की जगह सारी वैल्यूज़ नहीं रख सकते, सारे रियल नंबर्स रखेंगे एक्सेप्ट -1। ठीक है, पर ये मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई में ऐसा कुछ सीन नहीं होता, तो सारे रियल नंबर्स हम रख सकते हैं। तो हमें पता चल गया कि डोमेन तो क्या होने वाली है, डोमेन होने वाली है रियल नंबर्स। अब रियल नंबर जैसे ही मैंने देखा तो A D में से एक सही ऑप्शन है, 50-50 हमारे पास ऑप्शन लग गया है। अब हमें पता करना है रेंज। अब रेंज पता करने का सबसे अच्छा तरीका होता है x की प्लेस पे x की मिनिमम वैल्यू रख दो, x की मिनिमम वैल्यू रख दो और x की मैक्सिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, सोचो x की जगह x + 1 का इफेक्ट कुछ भी हम वैल्यू रख सकते हैं। तो अगर x की कम से कम वैल्यू में ले लूँ, छोटी से छोटी वैल्यू ले लेते हैं, माइनस कुछ भी ले लेते हैं, माइनस ले लेते हैं, लेट से -10 ले लेते हैं। तो -10 + 1, -10 + 1 मुझे क्या मिला, mod of -9, mod of -9 क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये मुझे कैसी वैल्यू मिल रही है, नेगेटिव वैल्यू मिल रही है। अब ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू क्या हो सकती है, कुछ भी ले लो, 100, 1000, 1000 ले लो, तो 2 - 1000 + 1, तो 2 - 1001, यहाँ भी वैल्यू कैसी मिल रही है, नेगेटिव। मतलब कम से नेगेटिव वैल्यू ही पूरी हमें यहाँ से मिल रही है। तो 2 to इनफाइनाइट तो हो ही नहीं सकता, ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर। क्लियर है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन किसा हुआ, डोमेन और रेंज का। ठीक है, अगर इसको स्टैंडर्ड तरीके से करना चाहें तो स्टैंडर्ड तरीके से भी कर सकते हैं। अब स्टैंडर्ड तरीके से सोचना पड़ता है, क्या सोचना पड़ता है, जैसे कि मुझे दिख रहा है mod of x + 1, mod of x + 1, इस पूरे में आपको सोचना पड़ेगा। तो मॉड्यूलस फंक्शन है, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसकी
कम से कम वैल्यू क्या हो सकती है, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू हो सकती है 0। तो यहाँ पे मुझे mod ऑफ x प्लस 1 क्या 0, 0 कम मिलेगा, 0 कम मिलेगा जब x की वैल्यू, ठीक है, ये पूरा का पूरा मुझे 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मेरी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई, मैक्सिमम वैल्यू हो गई 2, मतलब 2 से ज़्यादा कभी नहीं जा सकता। तो ऐसे भी आप इसे ले सकते हो, लेकिन उसकी जगह रैंडम वैल्यूज़ रख लिया करो, तो उससे समझ में क्लियरली आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिली थी वैल्यूज़, मैंने कुछ x की वैल्यूज़ रखी थी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वैल्यू रखी थी। तो दोनों ही केस में मुझे f ऑफ x की वैल्यू नेगेटिव मिल रही थी, तो मैंने देखा कि r होगा नेगेटिव इनफाइनाइट तक जा रहा था, तो माइनस इन्फिनिटी टू 2 कर रही हूँ। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, इन अ क्लास ऑफ 80 स्टूडेंट, इन अ क्लास ऑफ 80 स्टूडेंट 35% ओनली क्रिकेट, 35% सिर्फ क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, मतलब ये हो रहा है 0.35। 45% ओनली टेनिस, तो 45% ओनली टेनिस, और टोटल मेरे पास कितने होंगे 100, यानी कि 1। अब बोल रहे हैं कितने क्रिकेट खेल रहे होंगे, तो मैं कैसे फाइंड कर सकती हूँ, एन ए की वैल्यू मुझे क्या दी है 35%, एन बी की वैल्यू मुझे क्या दी है 45%। ठीक है, और टोटल स्टूडेंट यानी कि ए यूनियन बी कितना दिया है 8, पर 80 स्टूडेंट नहीं ले सकते, तो हमें क्या लेना होगा 100%। तो अब हम क्या ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा 45 प्लस 35, ठीक है, 45 प्लस 35 और 100 में से हम इसे माइनस कर देंगे, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 100 माइनस 80, 100 माइनस 80 मेरे पास हो जाएगा 20%। ठीक है, इसका मतलब ये जो कॉमन रीजन है, ये जो कॉमन रीजन है ये कितने परसेंट है, ये मेरे पास हो रहा है 20%। ठीक है, 20%। तो अब हम इसे इजीली कर सकते हैं। अब हमसे क्या पूछा था, कौन लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, कौन लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, तो 0.35 प्लस 0.2, 0.35 प्लस 0.2। अगर आपको पॉइंट में समझ में नहीं आ रहा तो फ्रैक्शन परसेंटेज में ले लो, 35% प्लस 20%, 35% प्लस 20%, दोनों चीज़ें खेल रहे हैं, तो क्या आ जाएगा 55%। अब 55% का आप क्या फाइंड कर लो, 55% 80 से फाइंड कर लो, 80 का 55% क्या होगा 80 इंटू 55 डिवाइडेड बाय 100, तो कितना मिला मुझे, यहाँ मिल रहे हैं 44 स्टूडेंट्स। कितने 44 स्टूडेंट्स मेरे पास कैसे हैं, जो सिर्फ क्रिकेट खेल रहे हैं, ओनली क्रिकेट कितने खेल रहे थे 35%, बोथ जो क्रिकेट और टेनिस खेल रहे थे वो कितना आ रहा था मेरे पास 20%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3, g ऑफ x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, तो फॉग ऑफ 4 फाइंड करना है। तो सबसे पहले फोकस करो f पे, तो f ऑफ g ऑफ 4 दिया है, तो पहले सिर्फ फाइंड करते हैं g ऑफ x, तो f पे नज़र गई तो f लिख लिया 2x प्लस 2, फिर जहाँ जहाँ x लिखा था वहाँ वहाँ लिख दें g ऑफ x, जहाँ जहाँ x लिखा था वहाँ लिख दें g ऑफ x की वैल्यू क्या थी x स्क्वायर प्लस 2, तो 2x स्क्वायर प्लस 2 मुझे ये मिल रहा है। अब क्या रखना है, x की वैल्यू 4, तो 2 ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 2, तो 2 इंटू 16 प्लस 2 मतलब 32 प्लस 2 कितना हो जाएगा मेरे पास 34, तो 34 विल बी योर राइट आंसर। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन इजी है, ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ये ऑर्डर्ड पेयर का क्वेश्चन है। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, ए क्रॉस बी में मैं ऑर्डर्ड पेयर कुछ इस तरीके से बनाती हूँ कि सारे x बिलोंग करते हैं ए सेट में और सारे y बिलोंग करते हैं बी सेट में। ठीक है, तो सबसे पहले तो बी इंटरसेक्शन सी फाइंड कर लेते हैं। बी और सी में कॉमन क्या है, बी और सी में कॉमन है 4, नहीं, बी और सी में सिर्फ कॉमन है 5। ठीक है, अब मुझे फाइंड करना है ए क्रॉस बी सी, तो ए मतलब ए है 2 3 क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी था 5। अब इनके पेयर बना दे तो क्या मिलेगा 2,5 और 3,5, 2,5 और 3,5 विल बी योर राइट आंसर विच इज ऑप्शन बी। इसका उल्टा नहीं कर सकते, याद रखो ऑर्डर्ड पेयर में अगर ए कॉमा बी है तो आप उसका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते स्ट्रिक्टली। ठीक है, ए कॉमा बी को बी कॉमा ए नहीं लिख सकते। ठीक है, सो दिस इज इट फॉर टुडे सेशन। सारे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास क्वेश्चंस थे वो हमने कवर कर लिए हैं। जून 2022 से हमने
दिसंबर 2014 तक के क्वेश्चन कर लिए हैं, तो कुछ भी प्रॉब्लम अब नहीं आने वाली है। ठीक है, मैथ्स में आप लोगों को थोड़ा थोड़ा डर लगता है, बहुत सारा डर लगता है। ठीक है, और एकदम से लगता है कि पूरे 18 चैप्टर्स करना है, तो ऑलवेज फोकस ऑन योर फर्स्ट स्टेप। ये मत देखो कि मुझे बहुत 18 चैप्टर्स करना है, सिर्फ टारगेट बना लो कि आज मुझे सेट, रिलेशन एंड फंक्शन करना है। ऐसे ही नेक्स्ट नेक्स्ट करके सीढ़ी चढ़ते जाना, एंड यू विल बी अ CA वन डे। ठीक है, इसी के साथ ये सेशन खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड डू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। बाय। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। APT एजुकेटिंग इंडिया।